आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 18। मनोहर दास के पास शायद अब कोई चारा भी नहीं बचा था। वे मन से ही सही पर वे इस रिश्ते के लिए दादाजी के आगे हामी भरी देते हैं। जिस बात को सुनते दादाजी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, उस बात की टीस मन के कितने अंदर तक महसूस हो रही थी, ये वे खुलकर जाहिर भी नहीं कर पाए। सब भगवान की मर्जी पर छोड़कर बस किरण के लिए दुआ ही शेष रह गई थी कि वे उस घर में शायद अपना सम्मानजनक स्थान तो पा सके। दादाजी इस खुशी को समेटे जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहते थे। चलते वक्त वे किरण की तस्वीर मंगाते हैं। ये सुनते सारंगी झट से एक तस्वीर लाकर मेज पर रख देती है। आज संस्था से बहुत जल्दी ही वापस आकर भूमि पहले शगुन को भेजने की तैयारियों में लगी थी, लेकिन इन सब के बीच किसी को खबर भी नहीं हुई कि कब मेनका वापस आ गई, और आते ही उसने अपने एकांत में खुद को समेट लिया। मेनका जब से विवेक से मिली थी उसी की यादों में खोई थी। विवेक से मिलने का इत्तेफाक और विवेक का यूं छोड़कर चले जाना सब कुछ उसकी समझ से परे था, या कहा जाए उसका दिलो दिमाग इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि विवेक उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। मेनका के मस्तिष्क में यादों का तूफान सा उठने लगा। ऐसे यादों में बहते बहते मेनका उस वक्त के किनारों में जा पहुंचती है जब वह विवेक से आखिरी बार मिली थी। 3 साल पहले की उसके साथ की वो अंतिम मुलाकात मेनका की आंखों में चलचित से चल पड़ी थी। पंचकनिका वही सुंदर स्थान जहां वे 2 दिल अपने छिपकर एक दूसरे में डूब जाया करते थे। जाने कितनी देर वे एक दूसरे की बाहों में ठहरे जमाने से बिल्कुल ही बेखबर हो जाया करते थे। हरी भरी वादियों के चंचल हवा बदन को छूकर बार बार इस तरह निकल जाती मानो उनके संग कोई खेल खेल रही हो। फूलों से लदी हर शाख, रंग बिरंगे फूलों की कतारें उनके नेह की प्रगाढ़ता का मौन संदेश लिए खड़ी दिखती। रंग बिरंगे तितलियों की चटकीली पांखें, चिड़ियों के मधुर कलरव, कल कल करती निर्मल नदी, मानो सारी प्रकृति उनके प्रेम के भाव विभोर होती उन्हें अपने में समा लेना चाहती थी। तब बस लगता जैसे प्रकृति के अंग प्रत्यंग में बस प्रेम ही झलक रहा हो। इस प्रकृति के मौन में भी उनका मन संगीत से गूंज रहा था। तभी मेनका विवेक की बाहों से उचकती हुई उसकी ओर गौर से देखती हुई हौले से पूछती है, कुछ कहा तुमने? मैंने नहीं तो मैं तो खुद इस प्रकृति का मौन संगीत सुन रहा हूँ। विवेक सामने देखता हुआ अपनी खोई हुई आवाज में कहता है, क्या प्रकृति की आवाज? पर मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। मेनका के चेहरे पे कुछ चंचल मुस्कान खेल रही थी। उसकी जुल्फें बार बार चंचलता से विवेक के चेहरे से लिपटी जा रही थी। दिल से सुनो वे हमसे क्या कह रही है, कहता हुआ विवेक अब कुछ गुनगुनाने लगता है। अरे तुम तो कुछ गुनगुनाने लगे, बोलो ना क्या कह रही है प्रकृति? मेनका एक नज़र अपने आसपास की हसीन वादियों के हसीन नज़ारों में गुम हुए विवेक की ओर देखती हुई पूछती है, जो अपनी आंख बंद किए कहीं गुनगुना रहा था। बताओ न विवेक, मुझे भी जानना है कि आखिर ये समा क्या कह रहा है हमसे। विवेक कभी भी गुनगुना रहा था। जिसे झूठ मूठ के तुनकती हुई मेनका तुरंत उसके बगल से सरक जाती है, और विवेक जो मेनका से सटा बैठा था पल भर में पीठ के बल गिर पड़ता है। इस पर मेनका की हंसी छूट जाई। विवेक अब उस खले नर्म घास के बिछौने पर लेटे लेटे मेनका को हंसते हुए बड़ी दिल नशीनी से देखने लगा। इस पर मेनका शर्मा कर झट से विवेक के सीने में समा जाती है। अब दोनों बहुत करीब होकर एक दूसरे से सिमटे नर्म घास पर पड़े थे। वह उसके रेशमी बालों पे उंगलियां फेरता हुआ कह रहा था, क्या हुआ? तुम यूं ही खिलो ना, आखिर मैं भी तो देखूं कि वो बाहर कहाँ से आती है, जहां से मेरी हर तमन्ना शुरू होकर वहीं पे खत्म भी हो जाती है। मेनका खामोशी से उसके शर्ट के ऊपरी खुले सीने पे उंगलियां फेरती हुई कहने लगती है, विवेक कहो। मेनका कुछ कहने ही वाली थी कि एक अनजाना सा दर्द उसके चेहरे पे उभर आता है, जिसकी तड़प से वे अपना निचला होंठ दाबे चुप हो जाती है। क्या हुआ? कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। विवेक, जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? मैं हूं ना तुम्हारे पास, फिर कैसा डर? मेनका वह उसे और अपनी बाहों के बीच समेट लेता है।
और मेनका कसमसाती हुई उठकर बैठती भी कहती, लेकिन तुम तो कल जा रहे हो ना। मेनका अपनी बात कुछ इस भोलेपन से कहती है कि विवेक मुस्कुरा उठता है। अरे पगली, अगर दीदी की चिट्ठी नहीं आती और उन्हें मुझे तुरंत न बुलाया होता तो क्या अभी मैं जाता, वो भी एनुअल एग्जाम को बीच में छोड़कर। विवेक पढ़कर मेनका का हाथ अपनी हथेली के बीच हौले से लेता हुआ कहता रहा, पता है ना, हमारा सपना भी तो पूरा करना है। पढ़ाई होते बस अच्छी से नौकरी और फिर हमारी शादी, उसके बाद हम सदा साथ रहेंगे। फिर क्यों घबराती हो? पता नहीं क्यों तुम्हारा इस तरह अचानक से जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो इसलिए क्योंकि इन 3 सालों में मैं कहाँ तुमसे दूर गया। दीदी ने भी इन 3 सालों में एक बार भी मुझे कभी अपने पास नहीं बुलाया। बस यही कहती रहे कि खूब मन लगा के पढ़ो और पढ़ाई पूरी करके आना। फिर पता नहीं क्यों आज अचानक से बुला लिया। कुछ ज़रूरी होगा तभी तो बुलाया है ना। अभी तो इन 3 सालों में क्या मैं एक बार भी तुम्हें छोड़ कर गया था घर? बोलो। विवेक मेनका के करीब आता उसके कंधे पे अपनी बाहें फैलाते हुए सामने वादी की ओर देखता हुआ कहता रहा, मेनका, तुम जानना चाहती थी ना कि प्रकृति हमसे आखिर क्या कह रही है? तो गौर से सुनो और दिल से महसूस करो। इस प्रकृति का बूटा बूटा हमें प्रेम का मौन निमंत्रण दे रहा है। फूलों के यौवन पे मंडराते भौरों की गूंजन सुनो, नदी के झर-झर ध्वनि को सुनो। ये हसीन समा मानो हर जगह बस अपने अंदर हमें ही समेटे हुए है। लगता है जैसे ईश्वर ने ऊपर बैठे बैठे ही अपने प्रेम से भरी गगरी नीचे ढलका दी हो। तभी देखो, बस हमारे प्रेम के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। वो देखो, वहाँ हम हैं और वहाँ भी तो हम हैं। जिधर देखो उधर बस हम ही हैं। वो देखो मेनका, उस चीड़ के वृक्ष के झुरमुट में हम दोनों आँख मिचोली खेल रहे हैं। और उधर देखो, नदी के पास हम एक दूसरे पे पानी की बौछारें डालते खेल रहे हैं। विवेक की आवाज़ धीरे धीरे प्रकृति के में खोती चली गई और एक पल ऐसा आता है जब दोनों मौन बैठे सामने एकटक देखने लगते हैं। पेड़ों से छनती धूप से भीगे दोनों प्रकृति में पूरी तरह से खो चुके थे। मेनका की आंखें छलक उठी। बहुत देर तक मेनका तकिया से मुंह ढांपे रोती रही, लगातार गोते खाती रही यादों के समंदर में। पूरा दिन अरुण ने कुछ ज्यादा ही पर्सनल रुचि लेते हुए होटल की सारी व्यवस्था देखी। दीपांकर चाह कर भी उसे रोक नहीं पाया और अरुण के एडमिट पार्ट से लेकर किचन पार्ट तक को खुद से उसने अपने आप ही खंगाल डाला। वह अपनी अति ऊर्जा के साथ सब करता गया। न खुद चैन से बैठा और न दीपांकर ही बैठ पाया। उसके तो पसीने छूट गए कि आकाश के साथ काम करने और अरुण के साथ काम करने में कितना फर्क है। दीपांकर, कल ही सारे बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ। मुझे बहुत कुछ चेंजेस चाहिए यहाँ, सभी महिला वर्कर्स की ड्रेसेस से लेके किचन पार्ट तक में। मुझे सब में भारतीयता का लुक चाहिए। फुल कल्चर्ड ग्रुप ऑफ होटल्स बनाना है इसे। बट सर, दीपांकर बुरी तरह हिल गया था, पर अरुण उसका एतराज सुने बगैर आगे बढ़ गया। जिसे मनी मन बड़बड़ाते हुए दीपांकर खुद से बोल उठा, ये आदमी पक्का मेरी नौकरी खा जाएगा। अरे आकाश सर, आप मुझे इसके में साथ ही रख लेते, क्यों इस साधु आदमी के साथ मुझे फंसा दिया? वैसे ही आकाश सर को मालूम पड़ेगा ना, मेरा तो मर्डर होना तय है। किसका मर्डर सर? एनी गंभीर भाव से उसे देखती हुई पूछ रही थी। मेरा और किसका? वे उखड़ता हुआ कहता है। एनी उसकी बात पर कुछ प्रतिक्रिया देना सही नहीं समझती और बेहद गिड़गिड़ाने वाले स्वर में अपनी बात कहती है। दीपांकर सर, वो आपने बताया नहीं मेरी एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन? कुछ पर रुक कर वह उसे घूरता है। कल की एक दिन की छुट्टी के बारे में सर, सच में इमरजेंसी है मेरी। वह जल्दी से कहती है। हाँ क्यों नहीं, मेरे मरने से पहले छुट्टी ले लो, वैसे भी तुम्हारा कोई काम नहीं बचा यहाँ। मुंह बिचकाता बेमन से वह उसी दिशा में चल देता है जिधर अरुण गया था। जबकि एनी छुट्टी मिलने से कुछ राहत महसूस करती, एक सुकून भरी सांस भीतर खींचती है। थकावट चेहरे से पसीना बनकर टपक रही थी, आंखें बोझिल हो चुकी थी। वह देर रात लौटा था। थके कदमों से चलता हुआ अरुण अपने कमरे में पहुंचा था। उसका चेहरा सुर्खंगार हो रहा था। पूरे दिन के तनाव अवसाद से उसके तन को शिथिल कर दिया था। कमरे में आते ही कोट लापरवाही से एक तरफ फेंक कर वह बिस्तर पर गिर पड़ा।
बिस्तर पर पड़े पड़े वे अपनी देह को घुलता हुआ सा महसूस कर रहा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे हाथ बढ़ाकर अपने गले में फंसी हुई फांसी की तरह कसी टाई की नॉट को ढीला कर सके। वे उसी हालत में लेटे लेटे सिगरेट सुलगाकर उसका गहरा कश अपने भीतर से खींचकर बाहर उड़ेलने लगता है। कमरे में निशब्दता में इस वक्त बस अपनी सांसों की मध्यम होते उतार चढ़ाव सुन रहा था, जो उसे एकांत में डूबते हुए महसूस हो रहे थे। ये उसकी अपनी तन्हाई और अकेलेपन की दुनिया थी, जहां वह इसी तरह घंटों अपने भीतर का दर्द सिगरेट के कश के साथ बाहर उड़ेलता रहता था। अरुण थकी आंखों को नींद की बेहद प्यास थी, पर नींद जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह घंटों यूं ही लेटे लेटे खुली आंखों से छत निहारता रहा और जाने कब नींद की दया उस पर हो गई। सुबह किसी जानी पहचानी आवाज से उसकी नींद उचटती है। वह आंख खोल कर देखता है कि कमरे में धड़धड़ाते हुए वह योगेश को देखता है। ये क्या 8 बज रहे और जनाब बिस्तर पे ही तोड़ रहे हैं? योगेश की जोशीली आवाज पर वे हल्के से मुस्कुराते हुए करवट लेता हुआ उसकी ओर देखता है। मैंने तो आज सोच लिया कि आज सुबह ही तुझे पकड़ता हूँ। अरुण लेटे लेटे ही सिगरेट के पैकेट की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्यों, आज का तेरी दुकान बंद चल रही है क्या? दुकान नहीं, नर्सिंग होम है, समझे? योगेश के चिढ़े हुए चेहरे पे अरुण को हंसी आ जाती है। अबे यार, सुबह उठाते ही सिगरेट, जरा मुंह तो धो ले। शेर को कभी मुंह धोते देखा है? नहीं, पर सिगरेट पीते भी नहीं देखा। तभी भूमि की आवाज से उनका ध्यान दरवाजे की ओर जाता है, जहां से वे अंदर आती हुई कह रही थी, अरे योगेश, कब आए? भाभी की आवाज पाते ही अरुण तुरंत सिगरेट फेंक कर उठ बैठता है। क्या भाभी, इतनी धमाकेदार खबर का कोई एक्साइटमेंट ही नहीं दिख रहा? भूमि अपने साथ आए नौकर को नाश्ता लगाते छोड़कर उनकी तरफ देखती हुई कह रही थी, जिनकी शादी है उनसे पूछो उन्हें कितनी उत्सुकता है। अब दोनों एक साथ अरुण का चेहरा देख रहे थे, जो उन दोनों की नजरों से परे देखने लगा था। अब योगेश, तुम ही बताओ, जिसकी शादी है वो जरा कुछ तो लालसा दिखाए, मुझसे आकर कहे तो लड़की की तस्वीर क्या उससे मिलाने का जुगाड़ भी फिर करा दूं। पर यहाँ तो कोई साधु बना बैठा है। तो मुझे दिखा दीजिए तस्वीर भाभी। अरुण को तिरछी नजर से देखता हुआ योगेश दांत निपोड़ते हुए कहता है, लगता है इनकी तरह भगवान को भी मंजूर नहीं। कल दादाजी भी तस्वीर लाते लाते वहीं भूल गए। अरे भाभी, कहीं की तो तस्वीर होगी उसकी। आजकल तो सोशल मीडिया में पूरा खानदान मिल जाता है, फिर एक तस्वीर की क्या बात है? नहीं भाई, ये भी पॉसिबल नहीं। जाने किस युग की लड़की है, ना किसी सोशल मीडिया में है, ना कोई स्मार्टफोन रखती है, बस घर पर एक अदद लैंडलाइन फोन है। हाँ, वो कहो तो उसका नंबर बता देती हूँ। अब की भाभी तिरछी नजकान से अरुण की ओर देखती है, जो उन दोनों की बातों से बचता हुआ अब खिड़की तक आ गया था और उस खुली खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा उसके बाहर देख रहा था। वह दिखा तो रही रहा था कि उसे उनकी बातों पे कोई दिलचस्पी नहीं, पर उसका मन और कान उसकी एक नहीं सुन रहे थे। क्या बात करती है भाभी, ऐसी भी कोई लड़की है आज के युग में? फिर अरुण को देखता हुआ एक गहरी सांस छोड़ते हुए योगेश कहता है, लगता है राम मिलाई जोड़ी है। दुनिया के 2 अजीब लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से। अजीब तो है पक्का, नहीं तो आज के ज़माने में जब कोई इंसानों की परवाह नहीं करता, वह लड़की आवारा पशुओं के लिए काम करती है। उन्हें संरक्षण के साथ साथ उनकी देखभाल खुद ही करती है। बड़ा दिल दिया है उसे। यहाँ तक कि सुना है कि उस गांव की निराश्रित स्त्रियों को मुफ्त में शिक्षित करती हुई स्वावलंबी होने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। गुणों की खान है किरण। दादाजी तो उसके हाथ के बने खाने की तारीफ नहीं करते थक रहे। ओहो, दोनों जानकर अरुण को सब सुनाते हुए मजे ले रहे थे, जबकि अरुण अभी भी बिना किसी प्रतिक्रिया के उनकी ओर पीठ किए खड़ा था। लेकिन भाभी दिखती कैसी है ये तो बताया ही नहीं आपने। अब लाख दादाजी उसे चांद की अप्सरा बता रहे हो, पर अब मैं खुद न देख लूं तो कैसे बताऊं? भाभी अपने निचले होंठ को भीतर हंसी दबाते हुए कह रही थी। पर मुझे लगता है ना काली होगी भाभी। वो कोस्टल इलाका है ना, तो पक्का धूप भी सीधी पड़ती होगी। हो सकता है। भाभी हंसी दबाए दबाए योगेश की बात पर हामी भरती है। चलो कोई बात नहीं, अपना यार गोरा है ना तो मैनेज कर लेंगे। अब कि दोनों बिन आवाज के आपस में हंस पड़ते हैं।
भाभी अब कमरे से जाने लगती हैं तो योगेश उन्हें रोकता हुआ कहता है, अच्छा भाभी वो नंबर तो बताइए। योगेश उठकर दराज से अरुण का मोबाइल उठाता हुआ कहता है, फ़ोन मिलाकर भी देख लेते हैं वो भी चलता है या नहीं, कल को पता चले कि जाने की शादी वसी इलाके में जाना पड़ रहा है। हाँ हाँ मिलाओ, नंबर जुबानी बताते हुए भाभी कहती है। योगेश नंबर मिलाने लगता है तो भाभी मुस्कुराती हुई एक नज़र अरुण को देखती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। योगेश फ़ोन को स्पीकर मोड में रखे हुए अरुण के पास आता हुआ खड़ा हो जाता है। उसे लग तो रहा था कि अरुण शायद उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उसे क्या पता कि जो जो स्पीकर पर एक एक रिंग उठकर दम तोड़ रही थी तो किस तरह धड़कते दिल थम थम कर रह जाते थे। कुछ अलग ही एहसास उसका मन गुजर रहा था। आखिर दूसरी तीसरी घंटी पर फोन उठा लिया जाता है। दूसरी ओर से एक महीन आवाज गूंजती है, जी मैं अरुण का दोस्त योगेश बोल रहा हूँ, क्या मैं किरण जी से बात कर सकता हूँ? उस पार तो जैसे इस बात ने उत्सुकता चरम पर पहुंचा दी। वे चहकती हुई बोल उठी, सच्ची मैं सारंगी बोल रही हूँ और अभी जाकर किरण दीदी को बुलाकर लाती हूँ। वे हैंडसेट नीचे रखती ही वाली थी पर उससे पहले ही योगेश की बात पर वे थमी रह गई। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर आपसे ही बात कर लेता हूँ, वैसे आपकी आवाज़ भी किसी सारंगी से कम नहीं है। योगेश की बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करती सारंगी मुंह बनाती हुई हैंडसेट वहीं रखती हुई किरण को बुलाने चल देती है। उस पर खिड़की की चौखट पर हाथ रखे अरुण यूं खड़ा था मानो उसकी हथेली के बीच उसका नादान दिल आ गया हो, जो आज कुछ ज्यादा ही तेजी से मचल रहा था। ले पकड़ बात कर। योगेश जबरन उसका मोबाइल उसके हाथ में ही पकड़ाता हुआ किनारे बैठ जाता है। अरुण से पकाया हुआ मोबाइल लिए बोल रहा था, मैं क्यों, तूने मिलाया था ना। हेलो। अचानक स्पीकर पर एक जल तरंग सी गूंज उठी और बस अरुण मोबाइल लिए वहीं थमा रह गया। वे मोबाइल कान से लगाए था तो किरण माउथ पीस लिए खड़ी थी और उनके पीछे पीछे योगेश और सारंगी अपनी भरपूर मुस्कान लिए खड़े थे। पर अगले कुछ पल उनकी मुस्कान अब हैरानगी में बदल गई। योगेश अरुण को तो वहां सारंगी किरण को अपनी अपनी हैरान नजरों से देख रहे थे। अरुण मोबाइल कान से लगाए तो था पर कुछ बोला नहीं, तो किरण माउथ पीस को दोनों हाथों से कसकर थामे बुत हो गई थी। वे जानते थे कि उन कृत्रिम दीवार के आर पार वे ही हैं, पर शब्द न जाने कहाँ खो गए थे उनके। न अरुण ने कुछ कहा, न किरण के मुंह से कोई बात फूटी, बस सांसें हौले हौले बिन रोक टोक आर पार जाने लगी। एक गहरी सांस बड़ी मुश्किल से खींचती किरण बस हौले से जाने लगती है। वे सांस ही थी जो सीमा को पार करते उस पार से सीधे खामोशी से अरुण के दिल के भीतर उतरती जा रही थी। बदले में वे भी भीतर से एक सांस खींचता मानो किसी मौन संदेश की तरह उस पार किरण तक भेज देता। उस पल उनका निशब्द मौन सांसों के उतार चढ़ाव के एक दूसरे से बात कर रहा था, जबकि उनके पास खड़े योगेश और सारंगी अपना अपना सर खुजाते उन्हें देखते रह गए। अरे किरण बिटिया, तब से फोन लेकर क्यों खड़ी है? कट गया तो रख दे और इधर आ। किरण के पीछे से आती आवाज जैसे उन दोनों के मौन तंद्रा भंग करती है। उसके अगले ही पल उन्हें अपनी अपनी बेखुदी का ख्याल आता है। किरण होठ का किनारा दबाती शर्माती हुई हैंडसेट रखती अपने पिता की ओर दौड़ जाती है। तरुण काफी देर तक मोबाइल हाथ में लिए अब होठों के भीतर से मुस्कुरा उठता है। तब से ये अजब बात देखते योगेश अरुण को लगभग हिलाते हुए पूछता है, बात हुई या ऐसे ही फोन लिए रहा? समझ नहीं आता ये किस कोड वर्ड में तुम लोग बात कर रहे थे। योगेश अरुण को देखता रहा, जो बाहर खुली खिड़की से उन्मुक्त आसमान को निहारता आंख बंद किए कुछ और ही अपने अंदर बदलता हुआ महसूस कर रहा था। क्षितिज स्कूल जाने के समय पर बडी के साथ लॉन में खेल रहा था। कभी उसके बड़े से शरीर पर अपनी देह छोड़ देता, कभी बडी से अपने नीचे दबाए उसका पूरा मुंह अपनी जीभ से साफ कर डालता। उसके फरी बालों की गुदगुदी से क्षितिज बीच बीच में खिलखिला के उठता। मोनू वहीं खड़ा बडी को कभी न्योर खींचता तो कभी मोनू को धक्का देकर बडी उसे गिरा देता। लॉन में एक अजब सी धमा चौकड़ी मची थी। जब कुछ देर तीनों ने मस्ती कर ली तो क्षितिज बडी से चिपका बैठा मोनू को कोई किस्सा सुना रहा था। इधर भूमि क्षितिज को ढूंढती हुई उसकी नैनी सुनीता पे बिगड़ रही थी। अगर आज उसका मन नहीं था स्कूल नहीं जाएगा, तुम उसकी मर्जी पर चलोगी? उफ,
क्या समझाऊं तुम्हें, बच्चों को संभालने एक माँ की तरह डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है। खैर छोड़ो, तुम्हें तो लगता है समझाना ही बेकार है। जुझलाती हुई भूमि लॉन तक आती है, जहाँ उसको आता देख क्षितिज उसकी ओर अपनी प्यारी सी मुस्कान से मुस्कुराता हुआ दौड़ आता है। भूमि को भी गुस्सा क्षितिज की मुस्कान देखते छू हो गया था। वह उसे प्यार से अपने में समेटी वहीं बैठ गई थी। तो आज क्या हुआ, क्यों नहीं गए स्कूल? उसके गालों को सहलाते हुए भूमि पूछती है। वो आज ना मेरा छोटा वाला पेट दर्द था। छोटा वाला पेट दर्द, वो कैसा होता है? कल मैंने ज़्यादा चॉकलेट खा ली थी ना मम्मा, इसलिए। तो ज़्यादा क्यों खाई? अब भूमि भरसक चेहरे पे नाराजगी के भाव लाती हुई उसे देख रही थी, जबकि मुंह खोल गोल के मासूमियत से पलके झपकाता हुआ अपनी माँ को देख रहा था। भूमि उसका चेहरा प्यार से अपनी हथेली में लिए कहती है, बोला था ना, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो तो खराब और कोई भी चीज़ कम हो तो भी खराब। हर चीज़ बैलेंस से करनी होती है, बोला था ना मैंने। सॉरी मम्मा, अब से ध्यान रखूँगा। लेकिन मम्मा ये छोटू वाला पेट दर्द है ना, तो ये आज ठीक हो जाएगा। फिर मासूमियत से अपनी बात कहता है। भूमि उसे प्यार से समेटती हुई उसके गाल चूम लेती है। आज नहीं जाना था ना मम्मा। ओके, बस आज। इस पर खुशी से वे भूमि से लिपट जाता है। अभी बड़ी भी भौंकने लगा, जैसे मूक साथी भी क्षितिज की छुट्टी पे खुशी मना रहा हो। उसके भौंकने की आवाज़ से क्षितिज का ध्यान फिर से बड़ी की ओर जाता है और वो भूमि को खींचते हुए उसकी ओर ध्यान दिलाते हुए कहता है, मम्मा आपको पता है, ये बड़ी ना अपने दोस्तों से मिलने गया था। इसके बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। कहता हुआ क्षितिज अपने नन्हे हाथों को भरसक बड़ा बनाता हुआ दोनों ओर फैला लेता है। अच्छा, कहाँ मिल गए इसे अपने दोस्त? अब की मोनू झट से बोल उठा। वो बाबा को मैंने बताया था, वो सुबली गांव गया था ना, तो वही मिले थे। उनके घर के पीछे एक अहाते में बड़ी जैसी क्या, वहाँ तो और भी जानवर हैं, गाय, बिल्ली, बंदर सब है वहाँ। मोनू इस रोचकता से बताता है कि क्षितिज फिर उमंग से आता कह उठता है, मम्मा मुझे भी बड़ी के दोस्तों से मिलना है। ओह, भूमि समझ गई कि किरण द्वारा देखभाल किए जाने वाले जानवरों के बारे में बता रहा है। अब की भूमि भी उत्सुक होती मोनू से पूछने लगी, अरे मोनू जरा बता तो, तूने अपनी नई मालकिन को देखा? कैसी है वे दिखने में? इस पर वह नादान लड़के की तरह सर खुजाते खुजाते सोचता हुआ बोलता है, मैं तो बाहर ही से वापस आ जाता हूँ, उनको तो मैंने देखा ही नहीं। बुद्धू कहीं का, जा अब बड़ी को नहला जाकर। चलो क्षितिज, छुट्टी का मतलब ये नहीं कि नहाने की भी छुट्टी हो गई, चलो मेरे साथ। क्षितिज भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपनी माँ का हाथ पकड़े अंदर जाने लगता है, पर चुपचाप पीछे बड़ी को देखता हुआ उस इशारे में अपना दोबारा वापस आने का प्रॉमिस भी कर लेता है। कैसी चल रही है कहानी? इस कहानी को सुनने के लिए इस कहानी पे बने रहें और इस कहानी को पसंद आने पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करें ताकि इस प्रेम कहानी को सब सुन सके। धन्यवाद।